6 मार्च 2020 तेलंगाना का वारंगल स्टेशन। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, चहल पहल बहुत ज़्यादा थी उस दिन। लोग यहाँ से आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इसी में एक कपल आता है, वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन आती है, कपल उसके अंदर बैठ जाता है। उसमें जो महिला थी, वो महिला इस लड़के को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही थी पश्चिम बंगाल, ताकि अगर घर वालों की रजामंदी हो जाए तो ये दोनों निकाह कर लेंगे। दोनों जैसे ही बैठते हैं, उसके बाद जो लड़का है वो महिला से पूछता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। महिला को जवाब दे पाती उससे पहले ही ये जो लड़का है लपक कर एक छाछ की गिलास महिला को पकड़ा देता है। एक एक घूंट जो महिला पी रही थी, लड़का खड़ा होकर उसे देख रहा था। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है और अगले ही रोज जिस ट्रेन को पश्चिम बंगाल जाना था, अगले ही रोज ये लड़का वहां से अकेले आता है। इसके बाद समय गुजरता है, किसी ने इस बात पर इतना ध्यान दिया नहीं। फिर समय आता है 24 मार्च 2020। ये वो वक्त था जब पूरे देश में कोरोना का लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन लगा तो आवाजाही ऐसी बंद हो गई। अब क्योंकि कई दिनों से बीवी नहीं थी तो इस पर किसी ने गौर भी नहीं किया। अब लॉकडाउन लग गया तो लोगों के पास और भी ऐसी चीज़ें आ गई कि देखो भैया, अब लॉकडाउन लग गया है, आवाजाही बंद हो गई है, इसलिए हो सकता है इसके साथ जो महिला गई थी वो वापस ना आ पा रही हो। इसके बाद एक डेढ़ महीना बीतता है, फिर 21 मई की तारीख आती है। अब क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, आवाजाही कुछ हो नहीं रही थी, बिजनेस ठप हो चुके थे। वारंगल में कई ऐसे बिजनेस थे जो चल नहीं पा रहे थे। सब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी भी तरीके से चाहते थे कि उनका बिजनेस चल पड़े ताकि जो उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन्हें वो पैसे दे सकें। इसी में वारंगल में जो शहर है, यहाँ पर एक कारखाना है। उस कारखाने का नाम है साई दत्ता ट्रेडर्स। बहुत ज़्यादा चलता था, कई लोग यहाँ पे काम भी करते थे एज अ मजदूर। फिर जहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले लोग, पूरा काम ठप हो चुका था। और जो इसके मालिक हैं जे भास्कर कोशिश कर रहे थे कि लॉकडाउन में भी उनका बिजनेस किसी तरीके से चल पड़े या कोई इनसे कोई बड़ा ऑर्डर दे तो इस फैक्ट्री को ये चालू कर पाएँ। लेकिन लॉकडाउन लगा, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर 21 मई को जे भास्कर जो इस फैक्ट्री के मालिक थे, वो एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि तुम जाओ मेरी फैक्ट्री पर, वहाँ से कुछ बोरे उठाकर, एक कस्टमर है जिसका हैवी ऑर्डर है, तुम उसे दे आओ और वहाँ से पैसे भी कलेक्ट करके ले आना। ऑटो ड्राइवर सब कुछ सुनता है, समझता है, फिर पूछता है कि फैक्ट्री तो शायद बंद है, फैक्ट्री में कौन होगा। जे भास्कर जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, वो कहते हैं कि देखो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उस फैक्ट्री में अभी भी मौजूद हैं। नाम है उनका मकसूद आलम और श्याम और श्रीराम। मकसूद आलम ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, श्रीराम और श्याम ये दोनों मजदूर हैं, दोनों बिहार से हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। मकसूद आलम अपनी फैमिली के साथ ग्राउंड फ्लोर में ही रहता है, उस कारखाने के अंदर ही। तुम वहाँ पर जाना, मकसूद आलम से मिलना और उनसे कहना कि मैंने कहा है कि जो जूट की जो बोरियां हैं ये किसी कस्टमर को देना है तो वो तुम्हें थमा देगा। ऑटो ड्राइवर जे भास्कर की कही हुई बात के मुताबिक फैक्ट्री पहुंचता है और जैसे ही वो उस घर पर जाता है तो देखता है कि मकसूद आलम वहाँ पर है नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पे नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है जहाँ पे श्याम और श्रीराम नाम के जो मजदूर वहाँ पे रह रहे थे वो भी नहीं है। अब सोचिए कि क्योंकि बिजनेस ठप है, ये लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो ऑटो ड्राइवर को लगता है कि शायद जो मालिक है उससे कुछ गलती हो गई हो या उन्हें कोई भ्रम हुआ हो कि उनके यहाँ कोई काम कर रहा है। ऑटो ड्राइवर वापस जे भास्कर के पास जाता है और कहता है कि मालिक, आप जैसा बता रहे थे वहाँ पर तो कारखाने में कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैं जूट की बोरी कहाँ से उठाऊँ। तो जे भास्कर को लगता है कि कैसी बेतुकी सी बात कर रहा है। तो अब जे भास्कर और जो उसका बिजनेस पार्टनर था यानी संतोष, दोनों अब कारखाने जाते हैं उस ऑटो ड्राइवर के साथ। दोनों को पता नहीं कि उनको लग रहा था कि फैक्ट्री की देखभाल के लिए जो केयर टेकर उन्होंने रखा, एक तरीके से जो उनके वफादार मजदूर थे वो होंगे उस जगह पर। अब लॉकडाउन लगा तो कहीं आ जा भी नहीं सकते। तो कई घंटों तक वो पूरे कारखाने में ढूंढते रहे, चिल्लाते रहे, आवाज़ देते रहे कि मकसूद कहाँ हो, श्रीराम, श्याम, तुम सब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। कोई आवाज़ नहीं। कारखाना जैसे मनहूस होता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। चिड़ियाँ, कुत्ते आसपास घूम रहे थे, लेकिन इंसानी कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पर। इसके बाद वो एक कुएं के पास पहुँचते, कारखाने के अंदर एक कुआं था, उस कुएं के पास जैसे पहुँचते तो देखते हैं कि 4 लाश उस कुएं में तैर रही है। अब जे भास्कर की हालत यहाँ पे खराब कि उनके कारखाने के अंदर डेड बॉडी तैर रही है। जे भास्कर फौरन ही पुलिस वालों को इत्तला करते हैं।
पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक तो पुलिस की पहली हालत कहा कि कोरोना में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि क्राइम अंडर कंट्रोल हो गया है, क्राइम नहीं हो रहा है कहीं भी, अब एक कुएं से 4 लाश मिलना, पुलिस की हालत ख़राब। पुलिस जल्दी से जाती है, जो तैरती हुई लाश ऊपर थी उन सबको एक एक कर बाहर निकाला जाता है। उसमें एक मेल की बॉडी थी, 2 लेडीज़ की बॉडी थी और एक 3 साल का बच्चा था। अब पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश करती है तो पता लगता है जो मेल बॉडी थी, यानी जो पुरुष की जो बॉडी थी वो थी मकसूद आलम की। 2 औरतों की जो बॉडी निकली थी उसमें से मकसूद आलम की बीवी निशा और मकसूद की ही बेटी बशूरा, और जो 3 साल का बच्चा जो मारा गया था या कहें जिसके कुएं में डूबकर जिसकी मौत हो गई, उसका नाम बबलू था। तो एक साथ 4 लाशें निकलती हैं। कब ये निकलती हैं? 21 मई को, जब ये ऑर्डर लेने के लिए गया था ऑटो ड्राइवर। 21 मई की रोज़ लाश निकली 4। पुलिस खंगालना शुरू करती है कि कहीं इनका कोई रिलेशन तो नहीं, कि लूटपाट के चक्कर में हत्या को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं। पूरे फ्लैट को अच्छे से खंगाला जाता है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता लगाया जा सके कि कातिल कौन है। उसके बाद 21 मई की सूरज ढलता है। 22 मई का सूरज जब नया उगता है, पुलिस फिर से उस कुएं की तलाशी करती है। 22 मई को 5 लाशें और कुआं उगलता है। तो अब तक जो कुआं था कारखाने के अंदर, उसने 9 लाशें उगल दी थी। इनमें 3 साल से लेकर 55 साल तक के लोगों की लाशें उस कुएं में तैर रही थीं। याद रखिए, कोरोना का लॉकडाउन है। पुलिस सोच रही थी कि क्राइम रेट नीचे गिर चुका है और एक कारखाने के अंदर कुआं मिलता है जो एक के बाद एक कई लाशें उगलता हुआ जा रहा था। पुलिस के यहाँ हाथ पांव फूल रहे हैं कि भैया ये कौन है, कहाँ से आए, कुछ अता पता नहीं। अब क्योंकि पानी के अंदर रखे रखे जो लाशें थीं वो फूल चुकी थी, और इतनी ज़्यादा फूल चुकी थी कि पुलिस को लग रहा था कि इनका पोस्टमार्टम कराना इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो ये पता लगाया जा सके कि इनकी मौत कब हुई है। अब जो 4 लाशें जो बाद में जो 22 मई की जो रोज़ 5 लाशें निकली, उनको मिला के 9 लाशें हो गई। अब एक एक कर पता लगाया जा रहा था कि इनका कातिल कौन हो सकता है। 22 मई के बाद 4-5 दिन और बीते, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं था। बस ये चीज़ पता लग रही थी कि 21 मई को तो इनकी मौत हुई है। 21 मई की जो इनकी जो कुएं में लाश मिली है, पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि 20 मई की रात 9:30 से और 21 मई की सुबह 5:30 बजे तक इनका जो मौत का टाइमिंग है ये हो सकता है रात के 9:30 बजे से लेके 21 मई की सुबह 5:30 बजे इनकी मौत की टाइमिंग है। लेकिन पुलिस को ये चीज़ तो समझ में आ गई, टाइमिंग मिल गया। बस पुलिस के पास सबूत के नाम पर बस एक ही चीज़ थी, वो ये थी कि जो मकसूद आलम है उसके घर पर एक बर्थडे पार्टी हुई थी 20 मई को, जो उसके बेटे की ही थी। इसके सिवा पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं था। अब पुलिस को लग रहा था कि अब हम ऐसा क्या ढूंढें, ना कोई सबूत है, ना कोई फ़ोन है, ना कोई पर्स मिल पा रहा है, ये सारी कोई चीज़ें ही नहीं है, ना घर पे कोई लूटपाट हुई है, तो इन्हें मारने वाला कौन है। अगर कोई चोरी करने के इरादे से भी आता तो लूटपाट करके भाग जाता, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है। अब 4-5 दिन हो चुके हैं, 9 लाशें मिल चुकी हैं। अखबारों में जो कहा जा रहा था कि क्राइम रेट नीचे गिर गया, अब वो उल्टी चीज़ें आ रही हैं कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। वो एक 9 लाशें उगलने के बाद, एक कुआं जब 9 लाशें उगलता है तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल धीमी है। सब पुलिस वालों को कोस रहे थे। इसी बीच में जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था तो एक सबूत हाथ पर आता है। वो ये था कि उसी दूर वहाँ पे एक सोनालिका ट्रैक्टर्स जो फैक्ट्री है या कहें जो गोदाम है, उस गोदाम से कुछ ही दूरी पर एक सोनालिका ट्रैक्टर्स नाम का एक गोदाम है। उसके पास से 2 फ़ोन मिलते हैं। अब जो सोनालिका ट्रैक्टर्स में काम करने वाला जो शख्स था, वो 2 फ़ोन उसे लगता है कि शायद हो सकता है कि चोरी का हो या कुछ भी हो, ये दोनों फ़ोन ले जाकर पुलिस वालों को दे देता है और कहता है कि जनाब जो लाशें मिली हैं 9, आप कह रहे थे कि फ़ोन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मेरे जो गोदाम के पास ये 2 फ़ोन मिला है, आप ज़रा पता लगाइए किसका है, मुझे लग रहा है कि शायद इसका कोई कनेक्शन हो। सिटीज़न जो कहते हैं कि सतर्क सिटीज़न होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं पुलिस वालों की। यही वजह थी कि जो 2 फ़ोन मिले उसने पुलिस वालों को दिया। पुलिस वालों ने जैसे ही उस 2 फ़ोन को खोला तो पता लगा कि एक फ़ोन मकसूद की बीवी निशा का है और दूसरा जो मजदूर श्रीराम है जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था उसका फ़ोन है। अब पहले तो कोई सबूत नहीं था, अब एक सबूत तो मिल गया कि भैया देखो
ये मकसूद की बीवी निशा का है और मजदूर श्रीराम का फ़ोन है, यहाँ फेंका गया है। अब पुलिस को लगा कि चलो हमें कहीं से कोई लीड तो मिली। सोनालिका ट्रैक्टर्स नाम का जो गोदाम था उसके आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे। उस सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो पता लगा कि जो 20 मई की शाम को जब बर्थडे पार्टी था मकसूद के घर पर, शाम के 6 बजे क्राइम स्पॉट पर एक शख्स जाता हुआ नजर आ रहा है, उसी रोड की तरफ साइकिल पर था वो, और 21 मई की सुबह 6 बजे वो वापस वहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये शरीर फूल चुका था पानी के में रहने की वजह से। 20 मई की रात को 9:30 बजे उनकी हत्या हुई थी और सुबह 21 मई की सुबह 5:30 बजे ये हत्या की टाइमिंग थी। जो ये शख्स था ये 6 बजे साइकिल से वहां जाता हुआ नजर आ रहा है और सुबह 6 बजे वहां से आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पुलिस को शक हुआ कि ये जो है लड़का, हो सकता है यही हो, क्योंकि ये पूरे क्राइम स्पॉट या कहें टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। पुलिस उस साइकिल वाले की तलाश करती है, उसके हुलिये को चारों तरफ ढूंढती है, तो पता लगता है कि ये जो लड़का है ये है 30 साल का संजय यादव। संजय यादव 30 साल का है, बिहार का रहने वाला है। उसके घर पर पुलिस दबिश देती है। पता लगता है कि उसके घर से नींद की कई गोलियां मिली हैं और कुछ ऐसी चीज़ें या फ़ोन भी मिला है जिस पर शक जा रहा था कि हो ना हो यही वो शख्स है, ये वही वो कातिल है जिसने इन 9 लोगों की हत्या की है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और सीधा 9 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब पुलिस जब अपनी कार्रवाई कर रही थी, सख्ती बरत रही थी पुलिस कार्रवाई में, या कहीं पुलिस या डंडे की बदौलत, संजय यादव कबूल करता है कि देखिए ये जो 9 लोग मरे हैं इसे मैंने ही मारा है। इसके बाद संजय कहता है कि देखिए 16 मई से 20 मई के बीच में वो कई बार उस जगह पर आया गया। संजय का कहना था कि जन्मदिन वाले दिन उसने क्या किया कि जो नींद की गोलियां थी, क्योंकि बर्थडे पार्टी था तो उसने दाल में नींद की गोलियां मिला दी। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले जो लोग थे, यानी श्रीराम, श्याम और शकील, श्रीराम और श्याम जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिहार के रहने वाले थे, दोनों मजदूर थे। शकील त्रिपुरा का रहने वाला था, नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो इंडिया का, वहां का रहने वाला था, ये भी मजदूर था। शकील मकसूद आलम की पार्टी में मौजूद था। तो पहले से ये किया कि जितने भी पार्टी में मौजूद लोग थे उन सब के दाल में या खाने में नींद की गोलियां मिला दी, पाउडर मिला दिया, ताकि सब गहरी नींद में सो जाएं। अब क्योंकि कोई सबूत ना बचे तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर जाता है जहां पे श्रीराम और श्याम रहते हैं। इनके खाने में भी नींद की गोलियां मिलाता है पीस कर, ताकि किसी को भी या कोई भी शक या कोई गवाह वहां पर मौजूद ना रहे। पार्टी खत्म होती है, सब गहरी नींद में सो चुके थे या कहें बेहोश हो चुके थे। ये एक एक कर बोरी के अंदर इन सबको भरता है और खींचते हुए लेके जाता है उनके घर से, जो बगल में कुआं था वहां तक लेके जाता है, उन्हें कुएं के अंदर डाल देता है। उस पूरे घर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पर और जो ग्राउंड पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको वो एक एक कर कुएं में डाल देता है। याद रखिए ये सोए हुए थे, यानी ये गहरी नींद में थे, या कहें जब कुएं में इन्हें डाला जा रहा था ये जिंदा थे। जिंदा लोगों को क्योंकि वो नींद में थे कुएं में फेंक दिया जाता है और फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि होता यूँ है कि जब इनकी मौत होती है तो पुलिस वाले भी पहले हैरान परेशान थे कि ना ही कोई इंजेक्शन दिया गया, ना ही कोई इन्हें गला दबा के मारने की कोशिश की गई, तो इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। तो अब पुलिस को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि पूरा माजरा क्या था। नींद की जो डोज इस तरीके से दिए गए थे ताकि कोई भी सबूत बाद में ना मिले। अब क्योंकि इनकी मौत डूबने की वजह से हुई थी तो पहले पुलिस वालों को लग रहा था शायद हो सकता है कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की हो, लेकिन जैसे जैसे संजय यादव अपनी कबूल करते हुए जा रहा था तो पुलिस के कान खड़े हो रहे थे। पुलिस ने पूछा कि तुम इतनी ईजीली इन लोगों से कैसे घुल मिल गए, तुम क्या इन्हें पहले से जानते थे। तो संजय ने कहा कि देखिए मैं पहले इसी फैक्ट्री में काम करता था और मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि देखो 9 जो लाशें निकली हैं उसे मारने वाला जो शख्स है वो संजय यादव ही है। लेकिन एक बात ये खटक रही थी कि तुमने मारा तो मारा, लेकिन क्यों मारा, इस बात का संजय यादव पहले तो कुछ बोलना नहीं चाहता था। फिर संजय यादव ने अपना जुबान खोलना शुरू किया। जो जो चीज़ें वो बोलता गया उसके बाद तो पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो गए। दरअसल हुआ यूँ कि संजय यादव है, संजय यादव एक तरीके से
उसकी फैक्ट्री में काम करता था। यहाँ पे जो मकसूद आलम की जो बीवी है निशा, इसकी एक बहन भी है या कहें रिश्तेदार कहें, रफ़ीका। रफ़ीका की उम्र जो है 37 साल यानी 37 ईयर्स की है, तलाकशुदा है। उसकी एक बेटी भी है जो 16 साल की है। जो निशा की रिश्तेदार थी रफ़ीका, ये दोनों को ज़्यादा ही करीब आ चुके थे, लिव इन में साथ में रहने भी लगे थे। संजय और जो रफ़ीका है दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। अब क्योंकि जो रफ़ीका है वो ये देखती हुई जा रही थी कि उसे लग रहा था कि जो उसकी 16 साल की जो बेटी है, संजय की करीबियाँ उससे ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। रफ़ीका को लगा कि अगर मुझे संजय को रोकना है तो मुझे संजय से अब लिव इन में ना रहते हुए उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। बहुत मनाया गया कि संजय तुम मुझसे शादी कर लो। संजय को लगा कि मामला बिगड़ सकता है, वो तो शादी करना चाहता ही नहीं था, वो तो सिर्फ लिव इन में रहना चाहता था। इसके बाद वो हामी भर देता है एक रोज़। रफ़ीका कहती कि ठीक है चलो हम माँ बाप से मिल के आते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वहाँ पे मिल के आते हैं, उसके बाद अगर मेरे घर वाले राज़ी हो जाए तो हम दोनों शादी कर लेंगे, जो कि राज़ी हो भी जाएंगे। संजय के दिमाग में खौफनाक साजिश चल रही थी, वो हाँ भी बोल देता है। उसके बाद वो रफ़ीका के साथ ट्रेन में बैठता है जो तेलंगाना से पश्चिम बंगाल जा रही थी। वो 6 मार्च 2020 की तारीख थी। अब क्योंकि रफ़ीका को डर था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए वो संजय से शादी कर लेगी। संजय शादी बिल्कुल करना चाहता नहीं था। उसके बाद वो रफ़ीका को जैसी ट्रेन में बैठाता है, वो छाछ के गिलास में नींद की गोलियां मिला देता है। नींद की गोलियां मिलाने के बाद वो जैसी रफ़ीका पीती है वो बेहोश हो जाती है। मौका मिलते ही जब आसपास कोई नहीं था, वो दुपट्टे से रफ़ीका का गला घोट देता है, जिसके बाद रफ़ीका मर जाती है ट्रेन की बोगी में। अब क्योंकि वहाँ पे कई लोग मौजूद थे इस बोगी के अंदर, संजय क्या करता है, रफ़ीका को धकेल देता है ट्रेन से। सामने सारी ट्रेन उसे रौंद देती है। चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। संजय वापस वारंगल या कहें तेलंगाना आ जाता है। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जब पता लगता है कि पटरी पर एक लाश पड़ी हुई है, उसकी शिनाख्त की जाती है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस को लगता है कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी है जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही है। जब संजय ये सारी चीज़ें बता रहा था, उसके बाद पुलिस के कान खड़े होते हैं। पुलिस आरपीएफ से कांटेक्ट करती है कि पता लगाने के लिए क्या संजय सही कह रहा है। तो पता लगता है कि संजय बिल्कुल सच कह रहा था। आरपीएफ को बॉडी मिली है, पहचान नहीं हो पा रही है। अब जब ये वापस वारंगल आता है तो उसकी 16 साल की बेटी थी। संजय कहता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो पश्चिम बंगाल में अपने माता पिता के घर रुक गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। 6 मार्च 2020 की बात है। लेकिन कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया, इसलिए अब तुम्हारी माँ इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। लेकिन मकसूद और जो उसकी बीवी निशा है, उन्हें संजय पर शक हुआ। उन्होंने फ़ोन लगाकर पता कराने की कोशिश की कि क्या जो रफ़ीका है वो अपने घर पर मौजूद है या नहीं है। पता लगता है रफ़ीका तो अपने घर पहुंची ही नहीं है। मकसूद और जो उसकी बीवी निशा है वो अब धमकाना शुरू करते हैं कि देखो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि तुमने रफ़ीका को कहीं छुपा दिया है, कहीं दे आए हो। संजय को इस बात का डर लगने लगा। संजय को लगा कि उसने बार बार समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है। तो ये बार बार ये कहते कि निशा और मकसूद कि तुम हमारी उससे बात करवा दो। संजय इसमें असमर्थ था। अब वो इसी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को ही रास्ते से हटा दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसी के लिए उसने प्लानिंग की। 16 और 18 मई को उसने एक नींद की गोलियां एक मेडिकल स्टोर से लिया। नींद की गोलियां मिलाने के लिए उसने बर्थडे की वो डेट चुना जब वो घर पे पार्टी चल रही होगी और उनके खाने में वो दवाई मिला देगा। इसके बाद जैसे वो बर्थडे वाली पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर जितने लोग वहाँ पर उसने सोचे थे उससे कई लोग और भी ज़्यादा मौजूद थे। और उसने सोचा कि जब वो लाश को ठिकाने लगाएगा, जब कुएं तक लेके जाएगा, तो हो सकता है श्याम और श्रीराम भी इसे देख लें। इसलिए उसने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उनको भी मौत की नींद सुला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि कोई सबूत था नहीं, तो पुलिस ने खंगालना शुरू किया। एक तो खुद उसका इकबालिया जुर्म जो उसने कबूला कि देखो भैया मैंने ऐसे मारा है क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता था। आरपीएफ ने बताया कि हाँ हमें बॉडी मिली है लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी है। पुलिस ने उसके फ़ोन खंगाला संजय का। उसमें कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें
उसने गूगल पर सर्च किया था कि कितनी मात्रा में डोज नींद की गोलियां देनी चाहिए लोगों को जिससे उनको कोई हानि ना पहुंचे, आराम से किसी की मौत हो जाए। कई ऐसे वीडियोस थे जिसमें जो रफ़ीका की 16 साल की बेटी थी, संजय ज़बरदस्ती उसके साथ रेप कर रहा है और उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा है। रफ़ीका की जो 16 साल की बेटी थी उसने कोर्ट में जाके कबूला कि देखिए इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, इन्होंने मेरा रेप किया है और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। संजय को कोर्ट ने सजाए मौत सुनाया भी है, लेकिन उस पर और भी केसेस चल रहे हैं क्योंकि उसने एक माइनर का रेप किया था, उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी है। और यहाँ तक कि रफ़ीका की जो बेटी है उसकी हत्या करने की कोशिश का मामला भी उस पर अब चलाया जा रहा है। तो जिस तरीके से संजय ने पहले अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए एक कत्ल किया, फिर एक कत्ल को छुपाने के लिए सोचा कि मैं एक पूरे परिवार को मार देता हूँ। जब वो परिवार को खात्मे के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, तो एक के बाद एक वो कई हत्याएं करता हुआ चला गया ताकि उसकी एक जुर्म या एक जो उसका कुकृत्य था उसे छुपाया जा सके। तो एक के बाद एक 10 हत्या कर बैठा था संजय, और क्योंकि उसे बस डर था कि उसका कहीं पोर पट्टी खुल ना जाए, इसलिए उसने सारे जुर्म को इतने आराम से अंजाम दिया। और उसे पता भी था, उसे ये लग भी रहा था कि किसी को ये चीज़ पता नहीं लगेगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस ठप है, कोई उस इलाके पर नहीं आएगा। लेकिन 21 मई का जो ऑर्डर था एक कस्टमर का जिसमें बोरा वहाँ तक पहुँचाना था, और उसके बाद ये पूरा केस खुलता हुआ चला गया। और पुलिस की भी तारीफ भी करनी होगी कि पुलिस ने कैसे एक सिरे को पकड़कर इस पूरे केस को सुलझाते हुए चली गई। फिलहाल के लिए क्योंकि इसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है और इस पर कई पॉक्सो एक्ट के तहत और भी मामले या कई और भी धाराओं के तहत इस पर केस दर्ज भी है। फिलहाल के लिए ये सलाखों के पीछे है, लेकिन ये भी कहना होगा कि एक जुर्म को छुपाने के लिए एक के बाद एक जो हत्याएं इसने की, ये किसी सीरियल किलर के रूप से या कहीं सीरियल किलर जैसी इसका बर्ताव से बिल्कुल भी कहीं कम नहीं था। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।